के सामने कोई ना कोई इसका जवाब आना चाहिए। ये एक बड़ा विषय है, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रताप जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, कहीं अब टीम अन्ना ने जो सवाल खड़े किए हैं, आपको क्या लगता है कि प्रणब मुखर्जी को किस तरह से आखिर जवाब, प्रणब मुखर्जी सीधे जवाब नहीं दे सकते हैं, देना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आशीष, वैसे तो संविधान के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी जांच कर सके। कुल मिलाकर राष्ट्रपति को एक सैंक्टिटी दी है कि वो सब सारे जांचों से परे है। लेकिन जब एक आरोपित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाई दिया गया है, तो और वो भी आरोप जो है उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान नहीं, उसके पहले के हैं, तो निश्चित तौर पे जनता के सामने साफ होना चाहिए। क्योंकि प्रणब दा का जो स्ट्रक्चर है वैसे काफी बड़ा है। अब से कुछ देर पहले प्रताप जी, अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार आरोप लगाया है। जब रक्षा मंत्री थे तो वॉर रूम लीक प्रकरण जो है उसको लेकर भी आरोप लगाए। बिल्कुल निश्चित तौर पे उनके ऊपर 4 बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, और कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनके में एविडेंस भी ऐसे आ रहे हैं जिनकी जांच होना जरूरी है। क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है कि हमारा राष्ट्रपति जो है, प्रणब दा जैसा यदि राष्ट्रपति बना है तो वो बिल्कुल क्लीन चिट और क्लियर था। ये एक उनके सामने एक ये बड़ा कांटों का एक बड़ा ताज है, और उसको क्लियर करना जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद का मुद्दा उठाकर उन्होंने एक साफ तौर पे जाहिर तो कर दिया कि मैं आतंकवाद के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन वो एक्शन में क्या दिखाते हैं? तो अफजल गुरु की जब फाइल उनके सामने आती है तो वो आतंकवाद के पक्ष में है या खिलाफ है, ये तय करेगी अफजल गुरु के फाइल पे वो जो टिप्पणी देंगे उस पर। तो कुल मिलाकर देश की जनता ये इंतजार कर रही है कि क्या आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है, क्या वो उस पर कायम है, क्या उस पर एक्शन लेते हैं? जी, 2 मुद्दे ये हुए, आतंकवाद और भ्रष्टाचार। इसके अलावा प्रणब के सामने जो चुनौतियां बड़ी आने वाली हैं कुछ ही दिनों में, जो प्रणब के सामने, क्योंकि एक बड़ी चीज होगी, कहीं कांग्रेस के हित होंगे, कहीं उनसे जुड़ी हुई पार्टियों के हित होंगे, जहां पर निर्णय लेने होंगे और दबाव भी बनेगा। देखो, इस मामले में तो हम सब मान सकते हैं कि प्रणब दा बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो कुल मिलाकर पहले भी वो फ्री स्टाइल रहे हैं, फ्री स्टाइल नेता के तौर पे माने जाते हैं। और 1986 में भी वो केवल दबावों की राजनीति सह नहीं पाए और निकल गए, और अपनी पार्टी बना ली थी उन्होंने, राष्ट्रवादी समाजवादी कांग्रेस, और वापस भी आए कांग्रेस में और फिर बैटिंग करने लग गए थे। कुल मिलाकर अब पूरी तरह से दबाव से मुक्त हो गए। तो प्रणब दा से ये तो कम से कम अपेक्षा की जा सकती है कि राष्ट्रपति के तौर पे उन्हें कोई राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी तो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। तो इसलिए कांग्रेस जो एक के लोगों को, प्रणब दा को बना के एक खुशफहमी थी, शायद हो सकता है कि कांग्रेस को कोई दिक्कत उनकी जो खुशफहमी है वो शायद जल्दी दूर हो, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की है, शायद वो दूर हो जाएगी। क्योंकि प्रणब दा के मामले में ये तो है कि निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे कभी दबाव में नहीं आएंगे। प्रताप जी, प्लस और माइनस की बात करें, जिस माइनस पे तो हम बहुत चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में उनके लिए चुनौती है, प्लस उनके क्या क्या हो सकते हैं प्रणब के, जो उनके प्लस हो सकते हैं, जिस के चलते वो देश के लोगों के राष्ट्रपति बन सकते हैं? देखो, पहली बात तो यह है कि देश के लोगों के राष्ट्रपति के तौर पे सबसे पहले अब्दुल कलाम ने जिस तरह से दरवाजा खोला था देश के लोगों को, देश के आम जनता, आम बच्चे के दिल में वो छा गए थे। कुल मिलाकर प्रणब दा के सामने भी एक ऐसा ही अवसर आया है कि वो देश के आम लोगों के, क्योंकि इतने सारे मुद्दे, महंगाई से लेके भ्रष्टाचार से लेके तमाम ऐसे मुद्दे पड़े हुए हैं देश के सामने, उन पे यदि वो अपनी एक्शन दिखाते हैं और जनता के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, जनता के राजनीतिक लोगों के दिलों में घर करेंगे। आज शुरुआत है, सफर अभी लंबा है। ऐसे लंबे सफर में प्रणब के लिए जो ताज आज पहना है वो कांटों का होगा या फूलों का, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।